आज हम लोग वॉइस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि वॉइस क्या चीज़ है। तो वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य बनाने के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या है, पूरे इसको एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। तो आइए देखते हैं वॉइस के बारे में। ये देखिए, वॉइस माने वाच्य। पहले कि वॉइस कहते किसे हैं। आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस स्टूडेंट से अगर पूछ दिया जाता है कि वॉइस कहते किसे हैं तो नहीं बता पाते हैं। तो देखिए क्लियर लिखा है, किसी वाक्य में प्रयोग किया हुआ वर्ब माने क्रिया यह दिखलाता हो कि कर्ता स्वयं कुछ करता हो या कर्ता के ऊपर कुछ घटित होता हो, वो वाच्य कहलाता है। समझ गए? मतलब कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट हो उसी का आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा से क्लियर है कि यदि किसी वाक्य में प्रयोग किया हुआ वर्ब यह दर्शाता हो कि कर्ता कुछ करता हो या कर्ता के ऊपर ही कुछ घटित हो रहा हो, वो वाच्य कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it। इसका यही मतलब है। क्लियर है? वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it। मतलब हिंदी में बताया हूँ कि किसी वाक्य में प्रयोग किया हुआ वर्ब यह दर्शाता हो कि कर्ता स्वयं कुछ काम कर रहा हो या कर्ता के ऊपर ही कुछ घटना हो रही है, तो उसे वॉइस कहते हैं। आप ध्यान से इस परिभाषा को समझ लीजिएगा। इसी परिभाषा में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का परिभाषा भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस आधार पर एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, राम ईट्स अ मैंगो। ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। इसमें क्या है? राम सब्जेक्ट है, इसमें कर्ता स्वयं कुछ कर रहा है, इसलिए एक्टिव वॉइस हुआ। अब ए मैंगो इज इटेन बाई राम, अब क्या है? कर्ता के ऊपर ही घटित हो रहा है। एक आम खाया जा रहा है, किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। आगे इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार का होता है? तो वॉइस दो प्रकार का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता होता है, और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य बोलते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता होता है। तो देखिए एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में प्रयोग की हुई क्रिया से यह मालूम हो कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे वाक्य में मैंने राम ईट से मैंगो के उदाहरण देकर के बताया कि इसमें राम की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, और इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। ये मैंगो पहले आ गया वो ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, इसलिए पैसिव वॉइस हो गया। तो ये समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो मेरा वीडियो दोबारा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए पैसिव वॉइस ये भी पढ़ा दिया हूँ। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या हैं? कुछ नियम हैं जिसके तहत ही आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसके जनरल नियम हैं। क्या क्या है जनरल नियम? जो कि हर एक तरह के सेंटेंसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला नियम क्या है? एक्टिव है का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन और वर्ब के टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल क्लियर है कि जैसे राम ईट से मैंगो मैंने बताया था, वह प्रेजेंट टेंस है, राम आम खाता है। तो इसमें प्रेजेंट टेंस में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उसमें फिर पैसिव वॉइस में क्या हो गया था? ए मैंगो इज ईटेन बाई राम। ए मैंगो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वहाँ इज लगा है। इसीलिए ये क्लियर लिखा है कि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के नंबर
पर्सन और वर्ब के टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे इट का इटन हो गया। दूसरा नियम क्या है? एक्टिव वॉइस में जब प्रोनाउन शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है। किस में होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। और जब उस प्रोनाउन का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। इस चीज़ को मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि आगे टेंस बनाने में, पैसिव एक्टिव पैसिव बनाने में, नरेशन बनाने में आपको पूरा मदद मिलेगा। तो अभी आप समझ लिए कि एक्टिव वॉइस में जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है, कर्ता कारक में होता है। और जब उस कर्ता का को पैसिव वॉइस में कर्म बना दिया जाता है तो ऑब्जेक्टिव, उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। जैसे देखिए मैं बताया हूँ, नॉमिनेटिव केस में क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, हु, ये क्या है? नॉमिनेटिव केस में। इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? आई का मी, वी का अस, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इटी रहता है, दे का देम हो जाएगा, हु का हुम हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन के चैप्टर में मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। उसको अगर आप इसमें डाउट होगा तो प्रोनाउन का लेसन्स पढ़ लीजिएगा। एक उसमें चार्ट बनाया हूँ, उसमें अच्छी तरह से समझा करके बताया हूँ। तो ये क्लियर हो गया कि ये 3 नियम आपको क्लियर हो गया। चौथा नियम क्या है? ये देखिए, जिस वाक्य में कर्म रहता है, यानी कि जिस वाक्य में ट्रांजिट वर्ब हो, ट्रांजिट वर्ब कर्मवाचक हो गया, कर्म कारक हो गया, उन्हीं वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाते हैं। जो ट्रांजिट वर्ब में जो वाक्य होता है, ट्रांजिट वर्ब का मतलब कि जिस वाक्य में कर्म हो वो ट्रांजिट वर्ब कहलाता है। उसी वाक्य का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम इट्स ए मेनू, तो राम इट्स कर देंगे तो वह राम खाता है, तो राम हो गया सब्जेक्ट, इट्स हो गया वर्ब, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए कह रहा है कि हम यदि वाक्य ट्रांजिट का वर्ब का हो, यानी जिसमें कर्म हो, उसी का एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है। जो वाक्य इंट्रांजिटिव वर्ब में हो, यानी उसमें कर्म ना हो, उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। जैसे देखिए इसमें दिया है दिस डॉग रन फास्ट। इसमें दिस क्या है? सब्जेक्ट है, डॉग्स क्या है? नाउन है, रन क्या है? वर्ब है, फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस वाक्य को पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए द काइट फ्लाइज वेरी हाई, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। अब है कि टेंस वाइज पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक चीज़ उसमें और है कि हमेशा ही वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, और थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद में क्या करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। ये भूल गया था, ये बाई का प्रयोग करते हैं। अब है कि टेंस वाइज, इसमें जैसे टेंस के 12 फॉर्म हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 हैं, पास्ट के 4 हैं, फ्यूचर के 4 हैं। तो ये 12 फॉर्म को में आपके 9 फॉर्म का वॉइस पढ़ाया जाएगा। 12 फॉर्म का वॉइस होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में आप मत सोचिए, जब बीए करने में इंग्लिश सब्जेक्ट से तब सोचिएगा। तो ये 9 फॉर्मों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम समझेंगे। इसमें भी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी आपका असर्टिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नात्मक वाक्य, और प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों। प्रश्नात्मक नकारात्मक में कुछ है नहीं, केवल नट का, जैसे प्रश्नात्मक वाक्य है उसमें नट लगा देंगे तो प्रश्नात्मक नकारात्मक होगा, उसको इसमें नहीं लाया हूँ, उसको समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसका सकारात्मक वाक्य को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। उसका नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद, ये पैसिव वॉइस का नियम बता रहा हूँ,
सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज और एम का प्रयोग होता है। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ होता है, एम आई के साथ होता है, आर वी यू और दे के साथ होता है। तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, वर्ब के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है और बाई के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट जब बनता है तो लास्ट में लिखा जाता है, वो होता है। ये है बनाने का नियम। इसमें बनाने का नियम और फिर एग्जाम्पल देकर के मैं एक ही साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठे। अब एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या है, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ। ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें आई सब्जेक्ट है और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको पैसिव वॉइस क्या होगा, अब देखिए नियम पहला बता रहा है क्या कि इसके सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो इसमें ऑब्जेक्ट ए लेटर है, ए लेटर पहले आ गया। लेटर के बाद में आप देख रहे हैं नियम में इज आर एम का प्रयोग हुआ। ये थर्ड फॉर्म ऑफ द सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, थर्ड फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है ए लेटर, इसके साथ इज का प्रयोग होगा। इज के बाद देखिए V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसे रिटर्न आ गया। रिटर्न के बाद बाई का प्रयोग होगा। अब बाई के बाद में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। आई है, आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। ये आई क्या है, नॉमिनेटिव केस में है और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव भी पीछे मैं आपको अभी पढ़ाया हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। उसी तरह से यू हेल्प मी, यू क्या है, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन में यू का यू ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है। तो यू हेल्प मी, हेल्प क्या है, वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये नॉमिनेटिव केस में इसका क्या होगा, ही हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा इसलिए लिखा ही के साथ ही जाएगा, ही इज हेल्प्ड बाय यू। देखिए, तो इस तरह से जो है आप यदि इस नियम को याद कर लेंगे तो वॉइस बिल्कुल इजीली, बिल्कुल साधारण तरीके से आप बना सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम है जो एग्जाम्पल द्वारा आपको समझा दिया। और ये है जिसे इसमें दिया है कि दे ईट ए मैंगो इज ईटन बाई देम। अब ये मत समझिएगा कि दे के साथ आर होगा। अब सब्जेक्ट के अनुसार जो है मैं बताया नियम में कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, अपने हिसाब से भर में एस जुड़ा गया है। लेकिन जब इसको पैसिव बनाएंगे, जब ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा तो उस सब्जेक्ट के अनुसार एक्जुअली भर का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो है ए मैंगो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, उसमें इज होगा, ए मैंगो इज ईटन बाई देम, ये हो गया। तो अब आगे पढ़ेंगे। ये देखिए निगेटिव असर्टिव प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो अब देखिए, आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्या हो गया, असर्टिव सकारात्मक वाक्य हो गया। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। तो इसको बनाने का नियम क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो देखिए आई डू नॉट राइट ए लेटर, तो इसमें भी क्या करेंगे, ए लेटर पहले आ गया, ए लेटर इज, इसमें क्या है, इज के बाद में इज आर एम के बाद में नॉट आ जाएगा। तो सहायक क्रिया के बाद में नॉट प्रयोग कर दिए, बाकी सेम, ए लेटर इज नॉट रिटन बाई मी। तो इस नियम को यदि आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो निगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उसको एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल एक आप नियम समझ गए तो तीनों चारों नियम आराम से समझ जाएंगे। अब उसी तरह से देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी इसमें देखिए एक्टिव वॉइस में क्या है, डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ। जब मैं टेंस पढ़ाया था तो निगेटिव और इंटरोगेटिव में डू का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में उसमें भर में एस या एस जोड़ दिए। जब थर्ड पर्सन का, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का यदि वो भर्ब है
सब्जेक्ट है तो उसके भर में एस या एस जोड़ दिया जाता है। बाकी सभी कर्ता के साथ आई, वी, दे, यू के साथ में क्या करते हैं, एस या एस नहीं जोड़ते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का नियम था। लेकिन अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि नकारात्मक वाक्य हो गया तो क्या करते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, रीड हो जाएगा, रीड ए बुक। लेकिन इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, आई डू नॉट रीड ए बुक, आई डू नॉट रीड ए बुक। तो डू का प्रयोग होता है, इसमें एस यस नहीं होता है, पहले इसको हमने आपको बता दिया है। तो इसमें डू आई राइट ए लेटर, ये क्या है, प्रश्नात्मक वाक्य है। प्रश्नात्मक वाक्य में क्वेश्चन मार्क दिया होता है, पहचान बहुत आसान होता है। अब इसको बनाने का नियम क्या है, इसमें अब ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम का प्रयोग करेंगे। इज ए लेटर रिटन बाई मी, क्या हो गया, इज ए लेटर रिटन बाई मी। अब डू का जगह पर इज आर एम आ जाएगा, इज ए लेटर, इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए इज आर एम, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब, उसके बाद बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इज ए लेटर रिटन बाई मी। उसी तरह से दूसरा देखिए, डज सी नो मी, क्या वह हमें मुझे जानती है, इसका क्या है, एम आई नोन बाई हर। सी का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव के हर हो जाता है, एम आई नोन बाई हर। इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नवाचक वाक्य में रहेगा ही। डू दे प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या है, फुटबॉल थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसलिए इज होगा, इज फुटबॉल प्लेड बाई देम। हु नोज यू मोस्ट, हु का अब क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में हुम हो जाता है, और बाई को हुम से पहले लगाते हैं इसमें, बाई हुम आर यू नोन, मोस्ट, मोस्ट आए। उसी तरह से वेयर इज द टॉट बाई यू, ये इसको इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का एक ही में आ जाए तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दीजिए। डू आई नॉट राइट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस का प्रश्नात्मक और नकारात्मक हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, इज ए लेटर नॉट रिटन बाई मी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दीजिए, हो जाता है। तो अब आगे बढ़ेंगे, पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिंग, बिंग प्रयोग होता है, उसके बाद में भर का थर्ड फॉर्म होता है, इसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। देखिए जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसके पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाता है, ये कॉमन रूल है, जनरल रूल है, सभी में प्रयोग होता है। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, ए लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये आएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, क्लियर हो गया। सी इज लविंग मी, अब ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, आई एम, आई के साथ एम लगा, आई एम बीइंग लव्ड बाई हर, ये पैसिव वॉइस हो गया। उसी तरह से नेगेटिव बनेगा, केवल सहायक क्रिया के बाद में नॉट लगा दीजिए, हो जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, तो सीधा होगा, ए लेटर इज नॉट रिटन बाई, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाई मी, नॉट का प्रयोग हो गया इज के बाद, ये अंतर है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सहायक क्रिया का प्रयोग पहले किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि नियम है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाता है। एम आई राइटिंग लेटर, एक अफर्मेटिव सेंटेंस का सकारात्मक वाक्य का एक्टिव वॉइस में जो है सेंटेंस है, तो इसको क्या करेंगे, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाई मी, क्लियर है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाई यू, यू का यू ही रहता है। इसमें नियम यही है, सब्जेक्ट इसके बाद में जो है सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है,
ऑक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में बीइंग आता है, बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद में बाई आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है? अगर इस वाक्यों को, इस नियम को आप याद कर लीजिए और वाक्यों को एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में नहीं भूलेंगे। अगर इसको निगेटिव बनाना तो क्या करेंगे, अभी इसमें एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, उसी तरह से इसमें कर दीजिए इज ए लेटर नॉट बीइंग रिटेन बाई मी। क्लियर हो गया? मतलब सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट आ जाता है, वो दोनों प्रकार का हो जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। अब देखिए पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वो हैज हैव का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट जो टेंस है उसमें हैज हैव का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सब्जेक्ट के साथ होता है, और हैव का प्रयोग जो है बाकी सभी के साथ होता है। तो अब देखिए सबसे पहले इसका क्या हो जाए, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट बाई आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब देखिए वाक्य आई हैव रिटेन ए लेटर, क्या है, आई हैव रिटेन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ। तो अब क्या हो गया, क्लियर है कि ए लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज आएगा। ए लेटर हैज बीन रिटेन बाई मी, बिल्कुल क्लियर है। क्यों क्लियर है, ये नियम के अनुसार ही है। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट बन गया ए लेटर, इसके बाद में हैज, इसके अनुसार सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग होगा। तो लेटर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसके साथ हैज आएगा, तो लेटर हैज, इसके बाद बीन आएगा, बीन, इसके बाद में क्या आएगा, रिटन आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाई, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया जाएगा तो मी आ जाएगा। तो इस तरह से यह आपका परफेक्ट टेंस बन गया। अब इसके निगेटिव सेंस क्या बनाएगा, हैज हैव के बाद नॉट रख दीजिए, लिखिए आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाई मी, ए लेटर हैज नॉट, हैज के बाद रिटन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद रिटन आएगा। उसी बाद दे हैव नॉट ईटन एप्पल, अब है क्या होगा, एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए, एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन बाई देम। ये बिल्कुल इस नियम के अनुसार है। इस नियम को आप, जो मैं वीडियो बनाया हूँ, आपके पास में पीडीएफ चला जाएगा, आपके पास में ये लिखा हुआ चला जाएगा, जब चाहेंगे तब खोल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं और आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। एक बार यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। उसी तरह से यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्चुअली वर्ब पहले आता है, अब देखिए है भाई रिटेन ए लेटर, ये प्रश्नात्मक वाक्य हो गया, है भाई रिटेन ए लेटर। तो अब क्या होगा, उसमें पैसिव वॉइस में क्या होगा, लेटर के क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैज का प्रयोग होगा, हैज ए लेटर। यहाँ पर क्या है, हैव आई, आई के साथ में हैव आता है, इसलिए हैव है, लेकिन यहाँ लेटर आ गया तो इसमें क्या करेंगे, हैज आएगा, हैज ए लेटर बीन रिटेन बाई मी। क्लियर है? अगर इसी को आपको नकारात्मक बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, हैज ए लेटर नॉट बीन रिटेन बाई मी, बीन से पहले नॉट आ जाएगा, इसमें बीन के पहले आया है तो इसमें भी बीन के पहले आ जाएगा, हैज ए लेटर नॉट बीन रिटेन बाई मी, यानी सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद आ जाता है नॉट, फिर बीन आता है। तो ये हो गया आपका प्रश्नात्मक वाक्य को एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम, और प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों हो तो भी बनाने का नियम बता दिया हूँ। इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, प्रश्नात्मक नकारात्मक है, इसीलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, इसीलिए उसको मैं इसमें लिखा नहीं, आप ये समझ लीजिए। अब आगे पढ़ेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। अब पहले क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब जो है पास्ट रूप में होता है, सेकंड फॉर्म में होता है। जैसे मैं
एक आम खाया, खाया तो आई एट ए मैंगो, क्या हो जाएगा उसमें, जैसे प्रेजेंट टेंस के बनाने का नियम बताया था उसी तरह से उसको अब ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हो जाएगा ए मैंगो, उसमें इज आर एम का प्रयोग होता था, यहाँ वाज वेयर का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में और आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है, बाकी सभी वेयर का प्रयोग होता है, जो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो वो सेम नियम यहाँ पर लागू है, वाज की जगह क्या हो जाए, इज की जगह वाज हो जाएगा, आर की जगह देर हो जाएगा। तो मैंगो वाज इटन बाई मी, दे बॉट बुक्स। अब देखिए बुक्स क्या है, पुलर नंबर में आ गया, थर्ड पर्सन का पुलर नंबर, बुक नहीं है बुक्स हो गया, बुक्स वेयर बॉट बाई देम आ गया। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा प्रयोग किया जाता है, ये नहीं समझिएगा कि इसमें एट है तो इसमें एट ही होगा, नहीं, अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो उसको इटन हो जाएगा। और एक्जुलेटरी वर्ब वाज वेयर का प्रयोग होता है। उसी तरह से नेगेटिव है, अब वाज वेयर के बाद नोट लगा दीजिए, जैसे आई डिड नॉट राइट ए लेटर, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव में डू का प्रयोग होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग किया जाता है। तो आई डिड नॉट राइट ए लेटर, इसमें क्या होगा, ए लेटर वाज नॉट रिटन बाई मी, डिड हट गया, वाज आ गया। जैसे इसमें बताया हूँ सब्जेक्ट, इसके बाद में जो है वाज वेयर होता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी तरह से देखिए आई डिड नॉट राइट ए लेटर वाज नॉट रिटन बाई मी, ही डिड नॉट स्टडी बुक्स, बुक्स वेयर नॉट स्टडीड बाई हिम। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव में क्या है, एक्जुलेटरी वर्ब पहले आ जाता है, तो ये डिड क्या है, पहले आ गया। तो डिड आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता था, तो अब इसको क्या करेंगे, डिड को वाज में हो जाएगा, लेटर क्योंकि ए लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो वाज ए लेटर रिटन बाई मी, अंत में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यदि यही वाक्य प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों में हो, जैसे डिड आई नॉट राइट ए लेटर, तो उसमें हो वाज ए लेटर नॉट रिटन बाई मी, यानी सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट के डिड बाद में डिड आई नॉट रिटन ए लेटर है, और इसमें भी सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा, वाज ए लेटर नॉट रिटन बाई मी। तो क्या होगा, प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों हो गया। बिल्कुल सिंपल नियम है, आप केवल एक बार पढ़िए, सुनिए, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद आगे देखिए कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में सेम ही है, सब्जेक्ट वाज वेयर, उसके बाद बीइंग थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है सेम रूलिंग है, वहाँ इज आई एम था, यहाँ पर वाज वेयर है, इतना ही अंतर है। अब देखिए आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा था, तो ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई मी, सिंग सैंग संग, ये थर्ड फॉर्म में संग होता है, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। शी वाज टीचिंग देम, वह उन लोगों को पढ़ा रही थी, तो क्या हो जाएगा, अब देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाएगा। दे के साथ में एक्जुलेटरी वर्ब वेयर का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, तो दे वेयर बीइंग टॉट बाई हर, सी का हर हो जाएगा, दे वेयर बीइंग टॉट बाई हर। अब देखिए निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या है, अब एक्जुलेटरी वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, इसके बाद नॉट के बाद में बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे आई वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसका क्या होगा, ए सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाई मी, क्लियर है। उसी तरह से दूसरा वाक्य भी, इसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो सेम वही एक्जुलेटरी वर्ब पहले प्रयोग किया जाता है। वाज, जैसे देखिए वाज ए सिंगिंग ए सॉन्ग, वाज आई सिंगिंग ए सॉन्ग, ये क्या हो गया, प्रश्नात्मक वाक्य हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब संग थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए वाज ए संग बीइंग संग बाई मी। ये नियम जो है एक बार आप पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कंटिन्यूअस टेंस का जो आप पढ़े थे, तो उसमें इज आ रहा है, इसमें क्या है, वाज वेयर है, उसके बाद में नॉट कहाँ हुआ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेम चीज़ है। तो इसको आप सुनिए और आराम से एक बार आप लिख भी सकते हैं, ये पीडीएफ बनाया हुआ आपके पास भी जाएगा। उसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस,
सबसे पहले सकारात्मक वाक्य क्या होता है, आई हैड रिटन लेटर, उसमें हैज हैव का प्रयोग होता है, इसमें हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। आई हैड रिटन लेटर, उसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, इसका सब्जेक्ट उसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए, ए लेटर हैड बीन रिटन बाई मी, जैसा सी, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, इसके बाद बीन, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वही था, सब्जेक्ट हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म, इसके ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाई, ऑब्जेक्ट था। इसमें केवल हैड चेंज हो गया कि इस उसमें हैज हैव था, इसमें हैड हो गया, बाकी सब सेम है। सी हैड रिटन ए बुक हैड बीन रिटन बाई हर। उसी तरह से नेगेटिव है, हैड के बाद नॉट आ जाएगा, जैसे आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, आई हैड नॉट रिटन लेटर, तो ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाई मी, उसमें हैज नॉट आता था, इसमें हैव नॉट, हैज नॉट था, इसमें हैड नॉट आएगा। उससे था इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में एक्जुलेटिव वर्ब पहले, सहायक क्रिया पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाता है। अंत में इसके क्या होता है, प्रश्नार्थक चिन्ह होता है। हैड आई रिटन ए लेटर, अब इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा, हैड ए लेटर बीन रिटन बाई मी, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नात्मक हो। अब इसको नकारात्मक बोलोगे तो इसमें क्या कर देंगे, हैड आई नॉट रिटन ए लेटर, तो इसमें कर देंगे हैड ए लेटर नॉट बीन रिटन बाई मी, बस आई के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, हो गया। इसके बाद में अब आएंगे हम लोग फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में क्या है कि आपको ग्रामर के बुक में फ्यूचर इंडिफिनिट मिलेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट मिलेगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है। आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से आपके अप टू 10th तक के सिलेबस में शायद नहीं है, लेकिन इसके बाद जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले फ्यूचर इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट आएगा और फ्यूचर टेंस में आगे की जगह क्या होता है, शैल अब्लिक विल का प्रयोग होता है, इसके बाद बी आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद में बाई आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अभी देखिए, आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो इसको बनाने का नाम क्या है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई, ये ए लेटर आ जाएगा, ए लेटर विल आ जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। आई और वी के साथ ही केवल शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो ए लेटर विल बी रिटन बाई मी, सी विल स्टडी ए बुक, ए बुक विल बी रिटन बाई हर, ए बुक विल बी स्टडीड बाई हर। अगर रिटन होता था, राइट होता था, रिटन कर देते, स्टडी है तो स्टडीड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। उसी तरह से नेगेटिव, आई शैल नॉट, शैल के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद सेम नियम है, आई शैल नॉट राइट ए लेटर, क्या हो जाएगा, ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाई मी। उसी तरह से इंट्रोगेटिव, अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है, शैल विल, एक्चुअली वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। देखिए, शैल आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, क्वेश्चन हो गया, इसमें प्रश्नात्मक वाक्य हो गया। तो इसमें ए लेटर क्या है, थर्ड फॉर्म का सिंगुलर नंबर है, इसलिए ए लेटर के साथ क्या करेंगे, विल का प्रयोग होगा। विल ए लेटर बी रिटन बाई मी, क्लियर है। उसी तरह से विल सी स्टडी ए बुक, क्या हो गया, विल ए बुक बी स्टडीड बाई हर, सी का हर हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, जो कि मैं पहले ही इसमें जनरल रूल में आपको बता चुका हूँ। अगर इसी का आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना हो तो क्या होगा, शैल आई नॉट राइट ए लेटर, आई के बाद नॉट हो जाएगा, उसमें क्या होगा, विल ए लेटर नॉट बी रिटन बाई मी, ये दोनों हो गया। केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए और प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों बन जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, प्रेजेंट, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का, जो कि आपके ग्रामर में नहीं मिलेगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले शैल, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया शैल विल आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद बिंग, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। देखिए, दे विल बी हेल्पिंग अस, दे विल बी हेल्पिंग अस, वे लोग हम लोगों की सहायता
कर रहे होंगे। तो वी शैल बी बीइंग हेल्प बाय देम, क्या नियम है? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, उसके बाद बी, वी शैल बी, इसके बाद बीइंग, बीइंग थर्ड फॉर्म मतलब हेल्प बाई। अब इसका जो दे है, दे का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में देम हो जाएगा। तो वी शैल बी बीइंग हेल्प बाई देम, ये हो गया। तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह से निगेटिव है, शैल और विल के बाद नॉट लगा दीजिए, निगेटिव बन जाएगा। और उसी तरह से इंट्रोगेटिव है, शैल और विल पहले ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद बीइंग, इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद वाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। देखिए, विल दे बी हेल्पिंग अस, क्या वे लोग हम लोगों की सहायता करेंगे? तो क्या होगा? अब शैल वी बी बीइंग हेल्प बाय देम, ये हो गया प्रश्नात्मक वाक्य। यदि इसी वाक्य को हमको प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों बनाना है तो क्या कर देंगे? विल दे नॉट बी हेल्पिंग अस, दे के बाद क्या आ गया? नॉट आ जाएगा, प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों बन गया। फिर उसी तरह से यहाँ करेंगे, क्या करेंगे? शैल वी नॉट बी बीइंग हेल्प बाय देम, प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों बन गया। तो बिल्कुल क्लियर है। इसमें किसी तरह का अगर डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, या कभी भी पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी आ सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है? सब्जेक्ट शैल और विल का प्रयोग होता है, इसके बाद हैव आता है, उसके बाद बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। आई शैल हैव रिटन ए लेटर। अब क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आ गया, ए लेटर पहले आ जाएगा, ए लेटर शैल हैव बीन। फ्यूचर टेंस में भी हैव का ही प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ए लेटर शैल हैव बीन रिटन बाय मी। अब प्रश्नात्मक, शी विल हैव लव्ड मी, वह मुझे प्यार करती होगी। तो क्या है? आई शैल हैव बीन लव्ड बाय हर, सी का क्या हो गया? हर हो गया। अब इसको देखिए, इसी का निगेटिव, आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर, क्या होगा? ए लेटर शैल चाहे विल, ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी। क्लियर है? उसी तरह से आप इंट्रोगेटिव में आ जाइए, इसमें भी एक ऑक्सिलरी वर्ब हर एक में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। शैल, विल, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा? शैल आई हैव रिटन ए लेटर। अब क्या करेंगे इसको? विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। बिल्कुल ही सिंपल है, आप वॉइस से घबराते हैं, बिल्कुल वॉइस बिल्कुल सिंपल है, और पूरा नियम यहीं पर लिखा हूँ, एग्जाम्पल द्वारा समझाया हूँ, बिल्कुल समझने में आपको आसान रहेगी। बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है जो कि समझ में नहीं आता है, यहाँ पर बिल्कुल ही एक साथ करके समझाया गया है, जो कि आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। अगर प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों ही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो क्या करेंगे? ये शैल आई नॉट हैव रिटन ए लेटर हो जाएगा। तो उसी तरह से विल ए लेटर नॉट हैव बीन रिटन बाय मी, नॉट लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद, हो गया आपका प्रेजेंट प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों। अब आगे बढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। इसके कुछ नियम अलग हैं, जो कि इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कमांड्स ऑर्डर, ये कमांड्स और ऑर्डर को प्रकट करता है, आदेश देता है। रूल्स क्या है? सबसे पहले इसका V1 होता है, वर्ब का पहला रूप होता है। इसका एक्टिव वॉइस बता रहा हूँ पहले, पैसिव वॉइस में क्या होगा दोनों बताएंगे तब आप समझेंगे। एक्टिव वॉइस में क्या होगा? वर्ब का पहला रूप होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है। और पैसिव वॉइस का रूल क्या हो जाता है? लेट होता है, पहले लेट हो जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बी आएगा, उसके बाद में अदर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, उसमें V1 में V3 हो जाएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। जैसे देखिए, ओपन द विंडो, कोई आपको आदेश दे रहा है कि ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। अब क्या करेंगे इसमें? पैसिव वॉइस में नियम देखिए, सबसे पहले लेट, लेट। अब विंडो क्या है? इसमें सब ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए, तभी ऑब्जेक्ट आएगा। लेट द विंडो बी ओपेंड, ओपन क्या हो गया? बाद में चला गया। लेट द विंडो बी ओपेंड,
बिल्कुल क्लियर है। आप एक बार ध्यान से जब पढ़ेंगे, मैं समझा रहा हूँ, सुनेंगे और फिर एक बार इसको खोल करके आप पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है, आपको इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही डाउट नहीं रहेगा। जैसे देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो कोई ये आगे सूचक वाक्य है, तो क्या करेंगे, लेट पहले प्रयोग कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर क्या है, बाद में है। आप ब्रिंग क्या है, V1 है, इसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट होता है थर्ड फॉर्म में, तो इसमें क्या करेंगे, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बीइंग ब्रॉट। क्लियर है, उसी तरह से सब बनाया गया है। अब इसमें क्या है, ध्यान देने की बात कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं। अब ध्यान रखिए कि उसमें ऑब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव बनाते हैं और नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है, जैसा कि इसमें किया गया है। इसीलिए यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हूँ और इसीलिए यहाँ पर ध्यान देने की बातें बता रहा हूँ कि लेट के बाद में हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव केस में ही सब्जेक्ट होता है, वो नॉमिनेटिव में नहीं जाता है। देखिए, केस में ही प्रयोग करें, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग भूल कर भी न करें। किसमें, इम्परेटिव वाक्य का जब एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो उसमें नॉमिनेटिव केस का प्रयोग कभी नहीं करें। इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस, अब देखिए, यदि एडवाइस हो रहा हो, वो भी जो है सलाह देना, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस का, उसमें क्या करते हैं, हेल्प द पुअर, कोई आपको सलाह दे रहा है कि गरीबों की सहायता करो, हेल्प द पुअर, उसका नियम क्या है, रूल देखिए, सब्जेक्ट उसके बाद शुड आ जाता है, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद अदर ऑर्डर आ जाता है, इसमें बाई का प्रयोग नहीं है। आप देखिए, नियम में देखते रहिएगा। हेल्प द पुअर, अब क्या होगा, अब द पुअर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्टिव में ही रहने देंगे, द पुअर शुड बी हेल्प, क्या हो गया, द पुअर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद शुड आ गया, बी आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, इसके बाद कोई वर्ड नहीं है तो नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो लिखेंगे द पुअर शुड बी हेल्प। ये इम्परेटिव सेंटेंस का एडवाइस, अगर कोई सलाह दे रहा है, उस तरह के वाक्य बनाने के नियम है। तो लव ऑफ द कंट्री, कोई आपको सलाह दे रहा है कि देश से प्यार करो, तो क्या है, द कंट्री शुड बी लव्ड। बिल्कुल ही ईजी है, लेकिन आपको एक दो बार इसको पढ़ने की ज़रूरत है, तब जा करके आप बना पाएंगे। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्परेटिव सेंटेंस बहुत फेमस है और बहुत ईजी है। तो अब देखेंगे कि पैसिव सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में रहता है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें यह स्पष्ट नहीं होता है कि ये ऑर्डर वाला वाक्य है कि एडवाइस वाला वाक्य है। तो उसमें क्या करेंगे कि ये जो नियम है, अगर नहीं पता चल रहा, अगर पता चल रहा है तो ठीक है, अगर उसको दोनों ही नियम से प्रयोग कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा। देखिए, जैसे कि आपको मैं बताया कि हेल्प द पुअर, अब इसको अगर आपको ये पता नहीं है कि एडवाइस है तो आप क्या करेंगे, लेट लगा दीजिए पहले, जैसे पहले लगाया, लेट द पुअर बी हेल्प, हो गया ना, लेट द पुअर बी हेल्प, ये भी सही है, ये नियम है। अगर आपको डाउट हो गया तो आप दोनों नियम में से कोई भी नियम प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। जैसे ओपन द विंडो, आपको नहीं पता चल रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है कि क्या कर रहा, ऑर्डर दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, द विंडो शुड बी ओपनड, ये भी सही है, दोनों ही सही है। दोनों तरह के ये वाक्य बनाएंगे तो दोनों नियम किसी में भी प्रयोग कर देंगे तो सही है। ओपन द विंडो शुड बी ओपनड, ये भी सही है। लेट द विंडो बी ओपनड, ये भी सही है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान देने की चीज़ें पढ़ेंगे और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिव से पैसिव बनाने में इम्परेटिव सेंटेंस का जो वाक्य है कैसे बनाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। देखिए, दोनों नियम में कोई भी नियम लागू कर देंगे तो आपको सही है, वो सेंटेंस सही है। तो अभी भी
वॉइस के कुछ पार्ट्स बैलेंस हैं, बाकी रह जाते हैं। जैसे कि यदि डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको एक्टिव से पैसिव, किसी वाक्य में यदि डबल 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। उसके बाद में और 1-2 पार्ट हैं जिसको अगले वीडियो में कवर करूँगा, उसमें लिखूँगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉइस, उसको आपको बताऊँगा। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह से पढ़िएगा वीडियो, आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी तो हम आपको और बेटर ढंग से समझाएंगे। तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये यहीं पर बंद कर रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।